बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने आपको रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एओपी, रेजिडेंट कंपनी और डेफिनेशंस वाला पूरा एरिया कराया था। अब सवाल ये पूछने कि क्या आपको वो समझ आ गया और आप क्या कहते हैं, वो आपकी क्लैरिटी आ गई है। आपने एग्जांपल E6 और E7 करनी थी, वो मुझे प्लीज़ चेक करवा दीजिए। आप करके आए हैं तो फिर मैं उसको आगे लेके चलूँ। जी भाई, आप करके आए हैं E6 और E7? जी भाई, जो आगे बैठे हैं इनसे आपने किए हैं E6 और E7? जी आपने, जी आपने, आपने, जी आपने किए हैं बेटा। अच्छा, आपने आपने बुक ਜਦੋਂ तक नहीं ना लगोगे कम नहीं होना। ये किताब लेकर उसको करेंगे तो फिर अच्छा ठीक है, ठीक है। अब मेनली एक कंक्लूजन ये कि आप में से कोई बच्चा जिसका कोई सवाल हो वो मुझे बताइए, मैं सिर्फ वो एड्रेस करूंगा। ई जी प्लीज आ जाइए। E5 का पार्ट बी मैं चल रहा हूँ E5 पे, और E5 का पार्ट बी एक भाई ने कहा है वो करा दें, तो मैं वो करवाने लगा हूँ। यस, सर एंडरसन इनकॉर्पोरेशन, a public company incorporated under the law of United Kingdom relating to corporation of companies, has been operating in Pakistan for over 50 years. The control and management of the Pakistani branch for the accounting year ended 31 December 2023 was situated wholly outside Pakistan. अब इसमें मेनली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो सिचुएटेड होली आउटसाइड पाकिस्तान है। इनकॉर्पोरेट भी कंपनीज एक्ट के मुताबिक नहीं भी। तो सर कोई भी ऐसी चीज़ शर्त नहीं नज़र आ रही जिसकी वजह से हम इसको रेजिडेंट कंपनी कहें। ठीक हो गया? यही सवाल पूछा भाई, किस आपने पूछा था, यही क्लियर हो गया भाई। शर्त कोई पूरी होती तो फिर ही था ना, ना वो पाकिस्तान के कानून के तहत कंपनी बनी है। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त ये थी कि वो क्या कहते हैं, कंट्रोल अमेंडमेंट होली पाकिस्तान में हो। अच्छा, वो भी नहीं हुआ। तीसरी शर्त क्या थी? लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो भी नहीं है। तो भाई ये रेजिडेंट कंपनी नहीं होगी। जी भाई, हाँ कंपनी तो है। अच्छा, उसने पूछा ब्रीफली स्टेट विद रीजन एंडरसन कॉर्पोरेशन विल बी असेस्ड एज अ कंपनी। कंपनी तो है, मैं तो उससे भी आगे बात करूं कि रेजिडेंट है या नहीं है। तो ये रेजिडेंट नहीं होगी लेकिन कंपनी तो है। हाँ हाँ बिल्कुल है कंपनी। सर बॉडी इनकॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स आउटसाइड पाकिस्तान पढ़ा था सर, ये उसके मुताबिक कंपनी तो है। और सर मैं तो सवाल मतलब उसके बाद कंपनी से आगे नेक्स्ट लेवल पे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट की डिस्कशन शुरू कर। रिक्वायरमेंट ही यही है। जी सर जी। अच्छा, अब सवाल ये कि ये एओपी होती तो क्या होता सर जी? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द पाकिस्तानी ब्रांच फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 वाज सिचुएटेड होली आउटसाइड पाकिस्तान। कंट्रोल एंड भाई पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, लेकिन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सर, ऑपरेट करना और होता है, कंट्रोल और मैनेज करना और होता है। यानी मिसाल के तौर पे एक बंदा यहाँ पे खुदाई कर रहा है, हम इसको ऑपरेशन कहेंगे। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो वो बंदा है ना जो इसे कह रहा है कि ये जगह खोदो, इस तरह खोदो, इतने दिन खोदो। ऑपरेशन और चीज, इमारत बन रही है, मजदूर लगे हुए हैं, ये ऑपरेशन है।
एक टीम ऊपर बैठी हुई है हेड ऑफिस में जो डिसाइड कर रही है कि इन्होंने क्या काम कितना करना है और किस तरह करना है। वो जो हेड ऑफिस में लोग बैठे वो है असल में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक हो गया सर जी? जी, तो ये तो होली आउटसाइड पाकिस्तान। अगर ये एओपी भी होती तो नॉन रेजिडेंट होती है, यहाँ पर कंपनी है तो भी नॉन रेजिडेंट। जी सर E6 में कुछ पूछना चाहें? सर मेरी ख्वाहिश थी कि आप लोग ज़रूर इसको करते घर से तैयार। मैंने वाकई आपको बड़ी डिटेल से ये सारा करवाया, और तो मुझे लगता है कि अगर आप 15 दिन का काम 6 दिन में करना चाह रहे हैं तो कम से कम इतनी कमिटमेंट तो आप भी शो करेंगे। वो करें अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से बच्चों ने किया, लेकिन जिन्होंने नहीं किया ये ख़ास तौर पे उनके लिए कह रहा हूँ। जी E6 सर, E6 में कोई पार्ट जो समझ ना आया हुआ हो? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि आपने ये ज़रूर देखना होता है कि साल कब ख़त्म हो रहा है। अगर आपका साल 30 जून पे ख़त्म हो रहा है तो जुलाई का महीना पाकिस्तान में रहा है या नहीं रहा वो मैटर नहीं करता। एक इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो ये कि भाई अगर वो बंदा सरकारी मुलाजिम है तो फिर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एक इसमें यह चीज़ है कि अगर 182 डेज से कम है तो फिर लिखें नॉन रेजिडेंट है, और उसके बाद लिखें कि अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन होता और किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना होता, दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज़्यादा ना होता तो वो पाकिस्तान का सिटीजन रेजिडेंट होता। यानी यहाँ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने जब डेज कैलकुलेट किया और 182 डेज से कम थे तो लिख दे नॉन रेजिडेंट है, और उसके बाद इफ करके ये बातें लिखें। ठीक हो गया? और इसमें एक जगह पर एक सवाल आया था, वो बड़ा अच्छा था। उसमें ना लीप ईयर का कॉन्सेप्ट था। याद रखना, हर वो साल जो डिविजिबल बाय 4 होता है उसको लीप ईयर कहते हैं। हर वो साल जो डिविजिबल बाय 4 होता है उसको लीप ईयर कहते हैं। 1 फरवरी 2023 में फरवरी के 28 दिन है, लेकिन 1 फरवरी 2024 में फरवरी के, शाबाश, तो भाई फरवरी 2023 में 28 दिन है फरवरी के, और फरवरी 2024 में 29 दिन है। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये पॉइंट जी। चलूं आगे? सर रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एओपी, रेजिडेंट कंपनी, क्या ये तीनों समझ आ गए? यस और नो? सर जी क्या मैं आगे चलूं? अब सर अगला पॉइंट है जो आपके साथ डिस्कस करना है। मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई सारे हेड्स ऑफ इनकम को आप जमा कर रहे हो, डिडक्टेबल अलाउंस लेस कर रहे हो तो टैक्सेबल इनकम आ रही है, रेट अप्लाई करोगे तो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। अब हम आगे चल रहे हैं, टैक्सेबल इनकम तक आपको करा चुका। टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है ये आपको मैं अभी सिखाने लगा। तो भाई सबसे पहले ये देखो, स्टेप 1 ये है कि टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम यानी आप टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी की तरफ जा रहे हो। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप टैक्सेबल इनकम से अगर टैक्स लायबिलिटी की तरफ जा रहे हो तो सबसे पहला स्टेप है कि टैक्सेबल इनकम यानी इंडिविजुअल है। टैक्सेबल इनकम है किसकी? इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम है, एओपी की टैक्सेबल इनकम है, या कंपनी की टैक्सेबल इनकम है। तो भाई स्टेप 1 होता है टैक्सेबल इनकम किसकी है। स्टेप 2, अगर इंडिविजुअल की है तो बताइए ये सैलरीड है या हर वो बंदा जिसकी इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम 75% से ज्यादा हो तो ऐसे बंदे को सैलरीड पर्सन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, इसकी सैलरी इनकम है 100 रुपये, इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है 25 रुपये, इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है 10 रुपये, इसने ज़कात दी है 5 रुपये। वो कहता है आप ये बताइए कि ये पर्सन कौन है?
सर सबसे पहले देखना है इंडिविजुअल है, यस। अगर इंडिविजुअल है तो फिर देखना है सैलरीड है या नॉन सैलरीड। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड है? देखिएगा सैलरी। सर जी सबसे पहले इनकम अंडर द हेड सैलरी कितनी है? 100। टैक्सेबल इनकम कितनी है? 100 प्लस 25, 125 प्लस 10, 135 मनफी 5 कितना हो गया जी भाई? 130। तो 100 डिवाइडेड बाय 130, देखिएगा सर 76%। ग्रेटर देन 75 है, मुबारक हो। ये पर्सन कौन है? सैलरी। सर जी अगला केस, सर जी एक बंदा है उसकी सैलरी है 25 रुपये, उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस है 70 रुपये, उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है 5 रुपये, इसने ज़कात दी थी 3 रुपये की। बताइए ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड है? इनकम अंडर द हेड सैलरी कितना आ गया? 25। टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 97। 25 डिवाइड बाय 97 करें भाई जी भाई, 25.77। सर जी ये तो 75% से कम है, तो ये कौन होगा? और मुश्किल तो नहीं लग रहा? जो इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम अगर ग्रेटर देन 75% है तो सैलरीड, अगर लेस देन 75% है तो नॉन सैलरीड। अब तीसरी बात सुनो, अगर इक्वल टू 75% है, सर अगर इक्वल टू 75% होगी तो भी नॉन सैलरीड होगा। यानी अगर यहां पर हम केस 3 भी डिस्कस कर लेते हैं, जिंदगी का कोई पता नहीं। सैलरी 75, इनकम फ्रॉम बिजनेस 20, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 10, ज़कात 5। तो इनकम फ्रॉम सैलरी है 75 और टैक्सेबल इनकम कितनी है? 100। तो 175 डिवाइड बाय 100 कितना बना? अब इसे क्या समझा जाएगा? नॉन सैलरी। और सर जी मेरी बात समझ रहे हो? इसको नॉन सैलरी समझा जाए। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा? सर टैक्सेबल इनकम टू टैक्स लायबिलिटी, इसकी ये स्टोरी है। सबसे पहला स्टेप होता है ये देखना है कि इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है। फिर उसके बाद ये देखना है सैलरीड है या नॉन सैलरीड। फिर तीसरे नंबर पे ये देखना है कि आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे? स्लैब आइडेंटिफाई करेंगे और क्या कैलकुलेट करेंगे? टैक्स कैलकुलेट करेंगे। आइडेंटिफाई द स्लैब्स एंड कैलकुलेट टैक्स। Identify the slab and calculate tax. सर स्लैब आइडेंटिफाई करें और टैक्स कैलकुलेट करें। अब तीसरा नंबर है कि सर स्लैब किधर से लेके आऊं? सर पेपर में गिवन होंगे, पेपर में गिवन होंगे। आपके पास सफ़ा नंबर 51 है, जल्दी से निकाल लीजिए। सफ़ा नंबर 51 है।
सफ़ा नंबर 51 है सर, निकाल लिया सर। आप 51 नंबर सफ़े पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा ऊपर एक टेबल बना हुआ है जिसके साथ लिखा हुआ है डिवीजन 1, और वो नॉन सैलिड और एओपी का टेबल है, और एक नीचे टेबल बना हुआ है जिसके साथ लिखा हुआ है डिवीजन 2, और वो सैलरिड का केस है। हमने इसीलिए पहले तो यही हिसाब लगाया है कि वो सैलिड है या नॉन सैलिड है, और जब हमें पता चल जाएगा कि सैलिड है या नॉन सैलिड है तो सैलिड वाले पे सैलरी का टेबल लगेगा और नॉन सैलिड वाले पे नॉन सैलिड का टेबल। यार मेरा पॉइंट पिक कर गए हो? तो भाई जो सैलिड वाला होगा उस पर सैलिड वाला टेबल लगेगा, और जो नॉन सैलिड होगा उस पर नॉन सैलिड का टेबल लगेगा। Where taxable income exceeds 75% of taxable। हाँ जी, अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैलकुलेट करना होता है। अगर एक बंदा है जिसकी सैलरी है 14 लाख, उसकी टैक्सेबल इनकम भी 14 लाख है, तो टैक्स लाइबिलिटी कैसे निकलेगी? सबसे पहले ये देखना है वो बंदा इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है। उसके बाद ये देखना है कि वो स्टेप 2 सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। अगर वो सैलरीड है तो फिर स्टेप नंबर 3, अगर वो सैलरीड है तो उसकी टैक्सेबल इनकम निकाली और ढूंढने लग गए कि ये 14 लाख किस स्लैब में फॉल करेगा। ये 1 लाख से 6 लाख वाले पे करेगा? नहीं। 6 से 12 में करेगा? नहीं। 12 से 24 में करेगा? यस। यहां पे लिख दिया 14 लाख। अब टैक्स कितना लगेगा? उसने बताया 15,000 प्लस 12 लाख से जो ऊपर की अमाउंट है उस पे 12.5%। 12 लाख से ऊपर की अमाउंट पे 12.5%। आप मुझे बताइए ये कितना है? 14 लाख। और सर 14 लाख है ना, 14 में से 12 लेस करेंगे तो भाई 12 लाख से ऊपर कितना बना? 2 लाख। 2 लाख का कितने परसेंट? 12.5% प्लस 15,000। सर जरा कैलकुलेटर निकाल लीजिए, नहीं तो मोबाइल ही निकाल लें। जी भाई, टोटल 40। अब आपको मैं एक बात और समझाने लगा हूं। सर जी ये जो लिखा होता है ना 2.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख, इस और यहां पर लिखा हुआ है 15,000 प्लस 12.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। 12 लाख पे कितना टैक्स होता है? 15,000। और 12 लाख से ऊपर की अमाउंट पे ये वाला रेट लगता है। यार मेरी बात समझ आ रही? अब अगला देखो, 24 लाख की अमाउंट पे टैक्स है 1,65,000, और 24 लाख से ऊपर पे कितना रेट लगना है? 22.5%। जरा मैं आपको एक अमाउंट बताता हूं, 32,80,000। मुझे बताते हैं इस पे कितना टैक्स रहेगा। चलो देखो पहले एक और सवाल देख लो, फिर 2 और देता हूं। सर जी 32,80,000, स्टेप नंबर 1 इंडिविजुअल, स्टेप नंबर 2 सैलरिड नॉन सैलरिड? सैलरिड। स्टेप नंबर 3 स्लैब आइडेंटिफाई करें। लेट से स्लैब कौन सा है? 1 से 6 नहीं है, 6 से 12 नहीं है, 12 से 24 नहीं है, ये 24 से 36 है। यस, लिख दिया 32,80,000। कितना टैक्स बनेगा? अच्छा जी 1,65,000 तो लगेगा ही लगेगा 24 लाख पे, और जो 24 लाख से ऊपर है 32,80,000 मनफी 24 लाख जी, 32,80,000 मनफी 24 लाख, और फिर इसका 22.5% जी 363 जी। मुझे बताइएगा यही बन रहा है? कर रहे हैं आप लोग सब? 48,50,000 ये अब आपने निकालना। मैं आपके रजिस्टर पे चेक करूंगा, थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। आपके रजिस्टर पे चेक करूंगा, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। सॉरी, पे 48,50,000 जी।
सर जी 48,50,000 4850,000 4850,000 तो भाई 4,35,000 तो किस अमाउंट पे टैक्स था? 36 लाख पे, प्लस 4850,000 माइनस 3.6 मिलियन, इसका कितने परसेंट? 27.5%। जी भाई ओ मुश्किल तो नहीं लग रहा? अगर ये बंदा सैलिड होता तो ये वाला टेबल देखते, नॉन सैलिड होता तो ये वाला टेबल देखते। स्टोरी सेम है, बात सेम है, तरीकेकार सेम है, बस आपको सैलिड नॉन सैलिड कैसे कैलकुलेट करना है ये भी बता दिया। ठीक हो गया सर? अब देख लो, अगर 6 लाख तक है तो 0%, 6 से 8 लाख है 7.5%, 8 से 12 है, 12 से 24 है, 24 से 30। सर जी रेंज आपने देखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 27,80,000। स्टेप नंबर 1 इंडिविजुअल, स्टेप नंबर 2 सैलिड नॉन सैलिड, नॉन सैलिड फॉर एग्जाम्पल। तो फिर स्लैब आइडेंटिफाई करें। सर स्लैब बनेगी स्लैब नंबर, शाबाश, 27,80,000। अब इस पे कितना टैक्स बनेगा? 3,15,000 तो एज इट इज लिख देना, प्लस 27,80,000 माइनस ये किया और इसका 25%। जी जी भाई 4,10,000 प्लीज कंफर्म कीजिए। 390 बन रहा है जी, 410 ही बन रहा है जी। यार मुश्किल तो, शाबाश, डन हो गया। अच्छा यानी आप लोगों को स्टेप 1 टैक्सेबल इनकम है, देखेंगे इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी। दूसरे नंबर पे देखेंगे इंडिविजुअल है तो सैलिड है या सैलिड का टेबल और है, नॉन सैलिड का टेबल और है। अगर इनकम अंडर दैट सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम 75% से ज्यादा है तो सैलिड, अदरवाइज नॉन सैलिड। दोनों के टेबल अलग अलग हैं। थर्ड स्टेप में उसका आइडेंटिफाई करें, स्लैब और टैक्स कैलकुलेट करें। अगर एओपी या पार्टनरशिप हो उस पर भी वही रेट लगता है जो, और अगर कंपनी हो तो बस कोई मसला ही नहीं है। 100 रुपए की इनकम है तो 29, 100 मिलियन की इनकम है तो 29 मिलियन, सिंपल 29%। जी हेड ऑफ इनकम अगर एग्जाम्प्ट, हेड्स ऑफ इनकम में एग्जाम्प्ट इनकम नहीं आती, वो टोटल इनकम में शामिल करते हैं लेकिन टैक्सेबल इनकम से पहले पहले लेस कर देते हैं। और टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जिस पर ये वाला टेबल अप्लाई होता है, ठीक है, उसको लेस कर देते हैं। सर जी टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी तक का सफर है, और सर समझ आ रही है उसमें ये सारी चीजें। आपको बस आखिरी बात बताने का मेरा दिल चाहता है। सर जी आपको बताऊं, जब टैक्स लायबिलिटी आपको निकालनी आ गई है, टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हैं तो इसके बाद पता क्या मिलता है? टैक्स क्रेडिट लेस होता है। इसके बाद टैक्स क्रेडिट लेस होता है तो क्या आता है? टैक्स क्रेडिट लेस होता है तो टैक्स पेबल आता है। यार ये समझ आ गई है?
ये एक पूरा तरीका है जिसके तहत टैक्स लागू किया जाता है और इस तरीके को कहते हैं नॉर्मल टैक्स रिजीम। इस तरीके को क्या कहा जाता है? नॉर्मल टैक्स रिजीम। यानी ये एक निज़ाम है जिसके तहत टैक्स लगाया जाता है और इस निज़ाम का नाम क्या है? नॉर्मल टैक्स रिजीम। आम तौर पे अगर किसी बंदे की इनकम हो तो उस पर इस तरीके से टैक्स लागू किया जाता है। नॉर्मली इस तरीके से टैक्स लागू किया जाता है जिस वजह से इसका नाम नॉर्मल टैक्स रिजीम। चलूं आगे। आपको मैंने अब अगली बात सिखानी है। रिजीम कहते हैं, रिजीम किसको कहते हैं? निजाम को। नॉर्मली टैक्स लागू करने का जो निजाम है उसे क्या कहा जाता है? नॉर्मल टैक्स रिजीम कहा जाता है। वो कहता है नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत इनकम पे, इनकम में से खर्चे लेस होते हैं, इनकम में से खर्चे लेस होते हैं तो टैक्सेबल इनकम बनती है, डिडक्टेबल अलाउंस लेस होता है तो उसके बाद नॉर्मल टैक्स रेट लगता है तो टैक्स लायबिलिटी बनती है, टैक्स लायबिलिटी में से टैक्स क्रेडिट लेस होता है। मैं अगर आपको ये इस यहां पर ले आता हूं, जी अब एक बात समझिएगा सर जी, ये सारे हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। इस हेड्स ऑफ इनकम में ये हर हेड ऑफ इनकम के सामने जो अमाउंट लिखी आती है ये कैसे आती है? इस हेड में जितने पैसे कमाए लेस जितने खर्चे लेस किए, जो बकी अमाउंट होती है वो इस इधर आती है। ये पढ़ाया हुआ है मैंने, यस और नो? अच्छा उसके बाद ये टोटल आ गया, इसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस किया। डिडक्टेबल अलाउंस कौन कौन सा है? ज़कात, WWF, WPPF, एजुकेशनल एक्सपेंस। ये चारों लेस कर दिए तो क्या आ गया? टैक्सेबल इनकम आ गया। टैक्सेबल इनकम पे रेट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? टैक्स लायबिलिटी। टैक्सेबल इनकम पे रेट अप्लाई करेंगे तो टैक्स लायबिलिटी है। कौन सा रेट? स्लैब वाला रेट। अभी सिखाया है, वो सीखा है ना? इस टैक्स लायबिलिटी में से टैक्स क्रेडिट लेस होगा तो क्या आ जाएगा? वो मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? ये तरीका, इस तरीके से जिससे टैक्स लगाया जाता है इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल टैक्स। अब मैं अगली बात आपके साथ करने लगा और बड़ी अहम बात, और वो है फाइनल टैक्स रिजीम। ये एक दूसरा तरीका है जिसके तहत टैक्स लगता है। इसको क्या कहा जाता है? फाइनल टैक्स रिजीम। सर आमतौर पे इनकम मेरे पास आई, मैंने खर्चा किया, जो इनकम बच गई वो मैं FBR को बताऊंगा मेरी इतनी इनकम बची, उस पर इतना टैक्स लगना था, उस इतनी इनकम बची, उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस किया, फिर उस पर जितना टैक्स लगना था वो लग गया, उतना टैक्स जमा करा दिया। ये तो सिंपल था। लेकिन FTR फाइनल टैक्स रिजीम ये एक निज़ाम है टैक्स लागू करने का, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है।
वो कहते हैं एफटीआर एक ऐसा निजाम है जिसके तहत पैसे दिए ही टैक्स काट के जाते हैं, यानी जो पैसे मुझे वसूल होंगे उस पे टैक्स कटा होगा ऑलरेडी। इसको क्या कहा जाता है? फाइनल टैक्स रिजीम। ये एक ऐसा तरीकेकार है जिसके तहत टैक्स कट कर मुझे मिलता है। जो टैक्स कट जाता है उसे क्या कहा जाता है? फाइनल टैक्स। सर जी 100 रुपए की इनकम थी, 15 रुपए का टैक्स कटने के बाद मेरे हाथ 100 रुपए आए नहीं, मेरे हाथ आए कितने हैं? 85। और यार मेरी बात समझ आ रही? टैक्स कटने के बाद पैसे मुझे मिलते हैं, और जो टैक्स कट के जो पैसे मुझे मिलते हैं, ये मेरे हाथ इतनी इनकम आती है, ये टैक्स कट जाता है ऑलरेडी। जो टैक्स ऑलरेडी कट गया इसको कौन सा टैक्स कहा जाता है? फाइनल टैक्स कहा जाता है। क्या मतलब? यानी अब इसके अलावा इस इनकम पे और कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर जी एफटीआर इनकम वो इनकम जिस पर फाइनल टैक्स रिजीम के तहत टैक्स लगता है। सबसे पहली बात क्या है? जिसके तहत फाइनल टैक्स लागू होता है, फाइनल टैक्स रिजीम के तहत फाइनल टैक्स लागू किया जाता है। अच्छा जी, तो उसमें क्या क्या बातें हैं? सबसे पहली बात यह कि कोई खर्चा लेस नहीं होता। सर हम एनटीआर में इनकम में से खर्चा लेस करते थे, यस और नो? याद रखना एफटीआर में इनकम में से खर्चा लेस नहीं होता। डिडक्टेबल अलाउंस भी लेस नहीं होता। सर याद है ज़कात डब्ल्यूडब्ल्यूएफ लेस करते थे, एफटीआर में डिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं होता। सर जी एफटीआर इनकम में गेन हो और दूसरी इनकम में लॉस हो तो क्या ये आपस में एडजस्ट हो जाएगा? सर एफटीआर इनकम जो होती है वो किसी लॉस को एडजस्ट नहीं करती। इसका मतलब ये है कि मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस किया, उसके अंदर 30 का लॉस आ गया, और ये एफटीआर इनकम थी, इसमें 85 का गेन आ गया, तो क्या ये आपस में एडजस्ट हो गए 55 रह जाएंगे? द आंसर इज नो। वो कहता है कोई लॉस भी एडजस्ट नहीं होता, कोई लॉस एफटीआर इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होता। यानी अगर बिजनेस में लॉस आ गया और मेरी एफटीआर इनकम थी तो क्या ये आपस में एडजस्ट होगा? नो। सर एफटीआर वो इनकम होती है, एफटीआर इनकम वो इनकम है जो टोटल इनकम में तो शामिल होती है मगर टैक्सेबल इनकम में शामिल जो टोटल इनकम में तो शामिल होती है लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती। टैक्स हमेशा कट के मिलता है, और जो टैक्स कटता है वो कौन सा टैक्स होता है? फाइनल टैक्स होता है। टैक्स कट के मिलता है। सर जी याद रखिएगा पैसे मिलेंगे ही टैक्स कट के, और जो टैक्स कटता है वो क्या होता है? फाइनल टैक्स होता है। फाइनल टैक्स का क्या मतलब है? इसके अलावा और कोई टैक्स नहीं लगना, और इसी को नॉन एडजस्टेबल टैक्स कहते हैं, यानी कोई रिफंड जो है वो भी नहीं मिलता। सर आपको मैंने अभी पढ़ाया एनटीआर की टैक्स लायबिलिटी जो फाइनल निकलती है उसमें से टैक्स क्रेडिट लेस होता है, पढ़ाया ना? सर ये वाला टैक्स क्रेडिट एफटीआर में से लेस नहीं होता, ये वाला टैक्स क्रेडिट एफटीआर में से लेस नहीं होता। ये कुछ बातें मैंने आपको उर्दू में लिख दी हैं, जल्दी से एक बार रीड कर लीजिए फिर मैं आगे चलता हूं। सर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। सर एफटीआर इनकम की एग्जांपल है डिविडेंड। डिविडेंड इनकम एफटीआर इनकम होती है। अगर मुझे 100 रुपए का डिविडेंड मैंने कमाया है तो 100 रुपए मेरे हाथों में नहीं मिलता, मुझे टैक्स कटने के बाद 85 मिलता है, यानी डिविडेंड मुझे टैक्स कटने के बाद मिलता है। मैं एक कंपनी के पास डिविडेंड लेने गया, मेरा 10 रुपए का पेट्रोल खर्च हुआ तो 100 रुपए में से 10 लेस करेंगे, पीछे 90 रह जाएगा, अब 90 पे टैक्स लगेगा? द आंसर इज नो। एफटीआर इनकम में से कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होती। सर जी एफटीआर इनकम मैंने कमाई है, उस पर क्या स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स लगना है? द आंसर इज नो। एफटीआर इनकम पे स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स नहीं लगना, तो फिर कौन सा टैक्स लगना है? एफटीआर इनकम पे स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स नहीं लगना, बल्कि
जी देख लीजिए, ग्लास नीचे, बस नीचे रख दें। एफटीआर इनकम में स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स नहीं लगना, बल्कि इस पर अलहदा टैक्स लगता है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे कोई टैक्स क्रेडिट मिलना हो तो एफटीआर इनकम में से जो लायबिलिटी बनेगी उसमें से वो टैक्स क्रेडिट लेस होगा? द आंसर इज नो, उस लायबिलिटी में से टैक्स क्रेडिट लेस नहीं होगा। ये एफटीआर इनकम टोटल इनकम में तो शामिल होगी लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगी। तो भाई ये सारी बातें मैंने डिस्कस कर ली। टैक्स कट के मिलता है, नॉन एडजस्टेबल होता है, जो टैक्स कट गया वो फाइनल है, यानी अब जो 85 मुझे मिला इस पर कोई टैक्स नहीं लगना। ये जो 15 कट गया ये नॉन एडजस्टेबल है, इसका मतलब ये है कि अब इसका कोई रिफंड नहीं होगा। और सर समझ आ रही है? अब ये सारी बातें मैंने आपको एक बार उर्दू में पढ़ा दी, एक बार एग्जाम्पल से समझा दी। आओ अब अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। फॉलोइंग रूल्स अप्लाइज टू इनकम सब्जेक्ट टू एफटीआर। पहली बात, सबसे पहली बात है एफटीआर इनकम पे ये टैक्सेबल इनकम का हिस्सा नहीं बनती और ग्रॉस इनकम की बेस पे टैक्स होता। ग्रॉस का क्या मतलब है? खर्चा लेस किए बगैर। नेट का मतलब होता है खर्चा लेस करने के बाद। यार ऐसा ही है ना? अच्छा, दूसरा, ये एफटीआर इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। ये किसी हेड ऑफ इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होता। नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ड्राइविंग इनकम। सर कोई खर्चा भी लेस नहीं होता। फिर तीसरी बार डिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं होता, लॉस एडजस्ट नहीं होता, कोई टैक्स क्रेडिट लेस नहीं होता। फिर टैक्स हमेशा डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स है, पैसों पे टैक्स कट के मिलेगा, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स है। और जो टैक्स डिडक्ट हो जाए वो क्या कहलाता है? फाइनल टैक्स कहलाता है। 1 2 3 4 5 5 बातें ये हैं। छठी बात, जो टैक्स कलेक्ट या डिडक्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? नॉन एडजस्टेबल। अब अगली ये दो बातें सेंसिटिव हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर जी इनकम में इनकम पे टैक्स कट के मिलता है, वो कहते हैं एफटी, कहते हैं हो सकता है इनकम एनटीआर हो सकता है इनकम एफटीआर हो, कुछ नहीं पता। इनकम पे टैक्स कट के मिलना इस बात की दलील नहीं है कि ये एफटीआर है। क्या पता इनकम पे टैक्स कटा हो और वो एफटीआर ना हो बल्कि क्या हो? एनटीआर हो। सर अगर एनटीआर होगा तो जो टैक्स कटा होगा वो फाइनल टैक्स नहीं होगा, वो एडजस्टेबल टैक्स होगा। यार मेरी बात समझ आ रही? और अगर एफटीआर होगा तो इसका मतलब एफटीआर होगा, वो टैक्स कटा होगा तो वो कौन सा टैक्स होगा? नॉन एडजस्टेबल टैक्स होगा। सर जब मैं कहता हूं ना एनटीआर, तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि ये सर बात करें वो सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस कैपिटल गेन को टोटल किया, उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस किया, उस पर स्लैब रेट लगाया, उसमें टैक्स लायबिलिटी निकाली, उसमें से क्रेडिट लेस किया। एफटीआर का मतलब है ये सारी चीजें, और सॉरी एनटीआर का मतलब है ये सारी चीजें। और जब मैं कहता हूं एफटीआर तो आपके ध्यान में आना चाहिए अच्छा इस पे तो टैक्स कट के मिलता है, कोई खर्चा माइनस नहीं होता, टैक्स क्रेडिट लेस नहीं होता, लॉस एडजस्ट नहीं होता, ये जो टैक्स कटेगा वो फाइनल टैक्स होगा, नॉन एडजस्टेबल होगा, कोई रिफंड नहीं होगा, रेट भी स्लैब वाला। और यार मेरी बात समझ आ रही? बस जब भी मैं एनटीआर कहूं तो आपके ज़हन में रील घूमनी चाहिए पूरी, और जब मैं एफटीआर कहूं तो अभी आपके ज़हन में सारी ये वाली खुसूसियात ज़हन में आनी चाहिए। सर जी याद रखना, इनकम पे टैक्स कट के मिला जरूरी नहीं है वो एफटीआर हो, लेकिन अगर एफटीआर होगा तो लाजमी टैक्स कट के मिलेगा। यानी इनकम पे टैक्स कटा है वो एफटीआर भी हो सकती है और एनटीआर भी हो सकती है। लेकिन अगर एफटीआर इनकम सिर्फ वो होगी जिस पे टैक्स कट के मिलेगा, अगर किसी इनकम पे टैक्स नहीं कटा तो वो एफटीआर नहीं हो सकती। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो सर अगर इनकम पे टैक्स कटा है तो जरूरी नहीं है वो एफटीआर है, बाज़ औक़ात एनटीआर आइटम पे भी टैक्स कट के मिलता है। मुझे सैलरी मिलती है एसबीआई से 1 लाख रुपए, 10,000 टैक्स कटता है, 90,000 मुझे मिलता है, तो सर ये अब एफटीआर है? नहीं, एनटीआर है। एनटीआर पे भी टैक्स कट सकता है, एफटीआर पे भी
टैक्स काट सकता है। लेकिन अगर एफटीआर पे टैक्स नहीं कटा तो वो एफटीआर नहीं है, इनकम पे टैक्स नहीं कटा तो वो एफटीआर नहीं हो सकती। हाँ, एनटीआर इनकम पे चाहे तो टैक्स काट लें, चाहे तो टैक्स ना काटे ही हो सकता है। तो सर, और अगर एनटीआर पे टैक्स कटा है, एनटीआर पे टैक्स कटा है तो वो क्या होगा, एडजस्टेबल होगा। और अगर एफटीआर पे टैक्स कटा है तो वो क्या होगा, यार मेरी बात समझ आ रही है, सारी बातें। जब नॉन एडजस्टेबल का मतलब है कि कोई रिफंड, कौन सी आइटम्स हैं जिस पर एफटीआर अप्लाई होता है, सर कमीशन है, ब्रोकरेज है, एक्सपोर्ट है, प्राइज है, विनिंग है, डिविडेंड है, पाकिस्तान सोर्स रॉयल्टी ऑफ नॉन रेजिडेंट है, और फी फॉर टेक्निकल सर्विस है। सर जी ये कुछ आइटम्स उसने लिख दिए, कमीशन, ब्रोकरेज, एक्सपोर्ट, प्राइज एंड विनिंग्स, डिविडेंड, पाकिस्तान सोर्स रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस। ये 6 आइटम सिर्फ याद कर लें, यही एफटीआर है। इसके अलावा कोई आइटम एफटीआर है ही नहीं। यही 6 आइटम्स क्या हैं, एफटीआर हैं। तो ये आपको पता हो तो आप टेंशन नहीं लेंगे कि यार एफटीआर पता नहीं क्या होता है, ये 6 ही हैं। और निशानी क्या है, टैक्स काट के मिलेगा। इन 6 आइटम में भी अगर टैक्स कटे बगैर मिले तो वो एफटीआर नहीं होगा बल्कि एनटीआर होगा। और सर जी क्लियर हो गई बात, मैंने आपको एफटीआर के वाले से सारी बातें सिखा दी, समझा दी। जी भाई, रॉयल्टी क्या है, फी फॉर टेक्निकल सर्विस क्या है, सर ये दोनों सर्विस हैं जिसके चार्जेस होते हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह प्लान तो है कि रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस और डिविडेंड, ये 3 चीजें पढ़ानी है अभी। हाँ जी, हाँ जी, अलग अलग गिवन होगा, उसको याद नहीं रखना, वो पेपर में गिवन होता है। सर जी आपको एनटीआर समझ आ गया क्या है, आपको एफटीआर समझ आ गया क्या है। ये लें सर, तीसरी आइटम आपके सामने पेश की खिदमत है। एक आइटम होती है एनटीआर, एक आइटम होती है एफटीआर, एक तीसरी आइटम है जो एनटीआर और एफटीआर का मिक्सचर है जिसको कहते हैं सेपरेट ब्लॉक आइटम। सेपरेट ब्लॉक आइटम टोटल इनकम में तो शामिल होती है, टैक्सेबल इनकम में तो शामिल होती है, लेकिन इस पर रेट सेपरेट लगता है। अब इसमें और एफटीआर में क्या फर्क है, सिर्फ एक फर्क है, एफटीआर में लाजमी टैक्स कट के मिलेगा, लेकिन सेपरेट ब्लॉक आइटम में टैक्स कट के मिलना जरूरी नहीं है। सर ये फर्क है, यानी ये बिल्कुल एफटीआर से रिलेटेड है, लेकिन एफटीआर में टैक्स कट के मिलता है, सेपरेट ब्लॉक आइटम में जरूरी नहीं है कि टैक्स कट के मिले, सिर्फ ये मेजर फर्क है। ये कितनी आइटम्स हैं, ये भी 6 आइटम्स हैं। टर्मिनेशन, अब इसमें एक खास बात है, एफटीआर आइटम जो है वो भी टोटल इनकम में शामिल होता है, और सेपरेट ब्लॉक आइटम जो है वो भी टोटल इनकम में शामिल होता है। लेकिन इन दोनों की खास बात यह कि इस पे स्लैब रेट नहीं लगता, और ये इसी वजह से ये कहते हैं कि ये टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होता। सर 6 आइटम्स हैं, टर्मिनेशन बेनिफिट और अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी। फिर ये दोनों अंडर द हेड सैलरी आते हैं, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। प्रॉफिट ऑन डेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। सर गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी और डीम्ड इनकम ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। बस ये देख लीजिए, ये अगले चैप्टर्स में हमने पढ़ना है। और सर समझ आ गई है, ये सारी स्टोरी है, ये सारी बातचीत है। सर जी अब 3 चीजें मेनली रह गई हैं, एक डिविडेंड, एक फी फॉर टेक्निकल सर्विस और एक रॉयल्टी। मैं इस वक्त अब जाने लगा हूं डिविडेंड के ऊपर। डिविडेंड क्या है, कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को दे दिया जाए उसे डिविडेंड कहते हैं।
कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को दिया जाए उसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड में कौन सी चीजें शामिल हैं? डार फॉल शामिल। डिविडेंड में 7 चीजें शामिल हैं। सर अगर शेयर होल्डर को एसेट दे दिया जाए तो ये भी डिविडेंड है। अगर शेयर होल्डर को डिबेंचर दे दिया जाए, बॉन्ड दे दिया जाए तो ये भी डिविडेंड है। अगर शेयर होल्डर को लिक्विडेशन के मौके पे कुछ दिया जाए तो ये भी डिविडेंड है। अगर शेयर होल्डर को कैपिटल की रिडक्शन के मौके पे कुछ दिया जाए तो ये भी डिविडेंड है। सर अगर शेयर होल्डर को प्राइवेट कंपनी लोन दे दे तो इसे भी डिविडेंड समझा जाता है। अगर शेयर होल्डर के फायदे के लिए प्राइवेट कंपनी खर्चा करे तो इसे भी डिविडेंड समझा जाता है। और आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को भी क्या समझा जाता है? डिविडेंड। और सर समझ आ रही है? आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, इसको भी क्या समझा जाता है? डिविडेंड समझा जाता है। तो भाई डार फॉल से याद रखिएगा, डी फॉर डिबेंचर, ए फॉर एसेट, आर फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल, एफ से फॉरेन कंपनी, ए से अमाउंट एक्सपेंडेड बाय द प्राइवेट कंपनी ऑन बिहाफ फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर, और एल से लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, और अगला एल क्या है? लोन। ओ भाई समझ आ रही है? डार फॉल, ये सातों चीजें डिविडेंड है। इसकी एक शर्त और है, डिविडेंड सिर्फ वो होगा जो कंपनी मुनाफों में से दे, मुनाफे में से दे, कमाई में से दे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से दे, और असल कैपिटल की रकम में से ना दे। उसने ये कहा कि डिविडेंड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ इट्स accumulated profits. All distribution must be up to the extent of accumulated profit. कंपनी का accumulated profit था 100 रुपए, शेयर कैपिटल था 120 रुपए, कंपनी ने एसेट्स तकसीम किए 110 रुपए के। मुझे बताएं क्या 110 डिविडेंड होगा? नहीं। कितना डिविडेंड होगा? एक्यूमुलेटेड बैलेंस के जितना। यार मेरा पॉइंट पिक कर दिए, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का बैलेंस होगा सिर्फ उतना डिविडेंड होगा, उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं हो सकता। अब अगली बात वो कहता है कौन सी पेमेंट्स डिविडेंड नहीं है। सर जी अभी मैंने पढ़ाया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ फॉरेन कंपनी डिविडेंड है, लेकिन अगर पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी हो और वो फॉरेन कंपनी जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कर रही है उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड नहीं होता, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड नहीं होता। सर जी मैंने अभी आपको बताया, आपको पता है अगर मैं एसबीआई का शेयर होल्डर हूँ, फॉर एग्जांपल एसबीआई एक प्राइवेट कंपनी है, अगर मैं एसबीआई से 100 रुपए का लोन लेता हूँ तो पता है मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 85। क्यों? लोन को क्या समझा जाएगा? डिविडेंड। जब डिविडेंड समझेंगे तो डिविडेंड पे कौन से रूल लगते हैं? एफटीआर के रूल लगते हैं। एफटीआर कहता है पेमेंट जब भी करो टैक्स काट के। यार समझ आ रही है? तो 100 रुपए पूरा नहीं मिलेगा, 15 रुपए का टैक्स काट के मेरे हिस्से कितने पैसे आएंगे? 85 रुपए। तो भाई अगर मैं शेयर होल्डर होने की हैसियत से एसबीआई प्राइवेट कंपनी से लोन लूं तो उसे डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा और टैक्स काट के मुझे पेमेंट होगी। यार मेरी बात समझ आ रही है? वो कहता है हाँ, अगर एक बंदा शेयर होल्डर है किसी ऐसी कंपनी का जिसका काम ही लोन देना है, जो लैंडिंग कंपनी है, उस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। लोन बाय प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्विंग लैंडिंग कंपनी, उस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। सर जी अगली बात, अगर मैंने लोन लिया 100 रुपए का और उसे क्या ट्रीट किया गया? डिविडेंड ट्रीट किया गया, बाद में सचमुच का डिविडेंड मिल गया, तो जो सचमुच का डिविडेंड मिलेगा फिर उसे डिविडेंड नहीं समझेंगे। क्या मतलब? मैंने 100 रुपए का लोन लिया, उस पर 15 रुपए कट गए और मुझे 85 मिला, और बाद में क्या हुआ? सब्सिक्वेंटली क्या हुआ?
सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, 50 रुपए का डिविडेंड मिल गया, तो 50 रुपए का डिविडेंड जो मिलेगा इसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। सब्सिक्वेंटली अगर 100 रुपए का डिविडेंड मिला तो इसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। सब्सिक्वेंटली 150 का डिविडेंड मिला तो 100 रुपए की हद तक डिविडेंड नहीं समझा जाएगा, उससे ऊपर वाले 50 को डिविडेंड समझा जाएगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? मैंने लिया है कंपनी से लोन, बाद में कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, तो डिविडेंड कंपनी मुझे नहीं देगी बल्कि क्या करेगी, लोन को एडजस्ट करेगी। तो यार ऐसा ही होगा ना, कंपनी से मैंने उधार लिया हुआ है, बाद में कंपनी ने डिविडेंड दिया तो कंपनी थोड़ी मुझे पैसे देगी, कंपनी कहेगी तुम्हारे इतने पैसे बनते थे हमने कटौती कर ली है। और यही होता है ना। अच्छा अब सुनो, कंपनी से मैंने लोन लिया था 100 रुपए का और कंपनी ने डिविडेंड दिया है 150 रुपए का, तो भैया 100 रुपए तक का डिविडेंड को तो कंपनी कटौती कर लेगी, बकाया 50 तो मेरा बनता है, बस उस 50 को डिविडेंड समझा जाएगा और उस पे टैक्स लगेगा, पहले ऊपर वाले 100 पे टैक्स नहीं लगेगा। सर जी इसको कहते हैं डिविडेंड। सर जी यानी अगर एक कंपनी लोन देने का काम करती है वो डिविडेंड, उसको डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। अगर डिविडेंड subsequent if the payment is set off against the loan already treated as dividend, पहले लोन को डिविडेंड ट्रीट किया गया, बाद में सचमुच का डिविडेंड मिल गया तो वो भी डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। अगर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट किन इदारों का है, पेट्रोलियम कंपनीज का है, उससे भी डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ पेट्रोलियम कंपनी को भी डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। अब जरा अगली बात समझना। सर जी जब इदारा लिक्विडेट होता है ना, क्या होता है, बंद होता है, लिक्विडेट होता है, तो उस वक्त देखा जाता है इदारे के पास टोटल एसेट्स कितने थे, 100 रुपए के। इदारे के पास टोटल एसेट्स कितने थे, 100 रुपए के। टोटल लायबिलिटीज कितनी थी, जब इदारा बंद हो रहा था तो टोटल लायबिलिटीज थी 90 रुपए की। बकाया जो एसेट्स रह गए उसको क्या कहा जाता है, सरप्लस एसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरप्लस एसेट्स कहा जाता है। 100 रुपए के एसेट्स थे, 90 रुपए की लायबिलिटीज थी, बाकियों को क्या कहा जाता है, सरप्लस एसेट कहा जाता है। ये सरप्लस एसेट्स का हकदार कौन होता है, शाबाश, इस सरप्लस एसेट के हकदार ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं। और कौन नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं होते, डिबेंचर होल्डर्स यानी बॉन्ड होल्डर। यार मेरी बात समझ आ रही है, वो नहीं होते। वो कह ये रहा है, अब सुनना, वो कह रहा है कि अगर तकसीम किया जाए किस मौके पर, कंपनी की लिक्विडेशन के मौके पर, रिडक्शन के कैपिटल के मौके पर, या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के मौके पर। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के मौके पर, रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौके पर, या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के मौके पर। अगर इन 3 मौकों पर तकसीम किया जाए, किनको तकसीम किया जाए, ऐसे होल्डर्स को तकसीम किया जाए जो के लिक्विडेशन के मौकों पर सरप्लस एसेट के हकदार नहीं है। अब ये कौन लोग हैं, डिबेंचर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, शाबाश। अगर लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी के मौके पर, या रिडक्शन ऑफ कैपिटल के मौके पर, या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के मौके पर, इन 3 मौकों पर पैसे तकसीम किए जाएं डिबेंचर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। इन 4 केसेस में पैसे देना डिविडेंड नहीं माना जाएगा। लोन था, सब्सिक्वेंट डिविडेंड था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐसा इदारा जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन। डिविडेंड क्या है, 7 बातें बताई। डिविडेंड क्या नहीं है, 4 बातें बताई। डिविडेंड पे रूल्स कौन से हैं,
सिंपल FTR वाले रूल हैं, टैक्स कट के पैसे मिलेंगे, ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स लगेगा, जो टैक्स कट गया वो फाइनल टैक्स होगा और वो नॉन एडजस्टेबल होगा। और आखिरी बात ये है सर जी, अगर मैंने SBI से लोन लिया था तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? डिविडेंड। पढ़ाया ना, मैंने उसको रीपे कर, मैंने 100 रुपए का लोन लिया था, 15 रुपए कट के मुझे कितने पैसे मिले? 85। मैं पता है वापस कितने करूंगा? 100 पूरा, तो मेरा 15 का तो नुकसान हो गया। इसका जवाब है नुकसान नहीं हुआ। टैक्स वाले कहते हैं आप वो हमसे रिफंड ले लें। शैल बी एंटाइटल्ड टू, जो बंदा लोन रीपे करेगा उसको क्या मिल जाएगा? रिफंड मिल जाएगा। जो बंदा लोन रीपे करेगा उसको रिफंड मिल जाएगा। ठीक हो गया सर जी? डिविडेंड की ये बात थी, आपके साथ डिस्कस कर ली। E9 याद से आपकी होम असाइनमेंट है, छोटे से 2 सवाल हैं, मैंने इसको करवा दिया है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में सिर्फ एक बात काम की है सर, जिस दिन डिविडेंड दिया है उस दिन का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखना होता है, ईयर एंड का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं देखना होता। जिस दिन डिविडेंड दिया होता है उस दिन का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखना होता है। लो सर, ये हमारी डिस्कशन थी। हम आज अपनी बात यहां पर रोक रहे हैं। एक छोटी सी बात नहीं, वो भी कल ही कर लेंगे, वो छोटी सी बात है। एट पॉइंट 2 है, एक छोटी सी बात सोच रहा हूं वो बता दूं, फिर हम अपनी बात खत्म करते हैं। वुमेन एंटरप्राइज क्या होती है? वो इदारा जो 1 जुलाई 2021 के बाद, वो इदारा जो 1 जुलाई 2021 के बाद बना है और उसकी मलकियत 100% औरत के पास है। सोल प्रोपराइटर है तो औरत है, पार्टनरशिप है तो सारी पार्टनर खवातीन है, शेयर होल्डर है तो 100% होल्डिंग किसके पास है? औरत के पास है। ऐसी एंटरप्राइज को, इदारे को क्या कहा जाता है? वुमेन एंटरप्राइज कहा जाता है। सर वुमेन एंटरप्राइज को क्या फायदा है? जो वुमेन एंटरप्राइज होगी उसकी जो इनकम होगी उस पर लायबिलिटी निकालेंगे, जितनी लायबिलिटी भी बनी उसका 25% माफ कर देंगे। यानी अगर वुमेन एंटरप्राइज की 100 रुपए की टैक्स लायबिलिटी बनी तो 25 रुपए खवातीन को खुसूसी डिस्काउंट है। अब पीछे कितना बन गया? 75 पे करना पड़ेगा। वो सर समझ आ रही है? तो ये जनाब इसको कहते हैं वुमेन एंटरप्राइज का फायदा। तो भाई 100 में से 25 लेस करें, पीछे क्या रह गया? 75 रह गया। अब एक मसला आ गया। मसला ये आया कि जिस बंदे को पता है कि यार अगर मैं बिजनेस करूंगा मेरा 100 रुपये टैक्स बनेगा, मेरी बीवी के नाम पे बिजनेस होगा उसका 75 रुपये टैक्स बनेगा, तो वो यही सोचेगा कि यार मेरा क्या फ़ायदा है, मेरी बीवी के नाम पे कर देता हूँ। है ना बात सोचने की? तो टैक्स वालों ने इसका जवाब दिया कि भाई जो नया इदारा बनेगा जिसकी मलकियत सिर्फ खवातीन के पास होगी, ये ऑप्शन सिर्फ उसके लिए है। अगर कोई पुराना इदारा होगा और वो अपने पुराने बिजनेस को ट्रांसफ़र करेगा या रिकॉन्स्टिट्यूशन करेगा या एक कंपनी को तोड़ के 2 करके एक वुमेन एंटरप्राइज बना देगा, तो उस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता, उसको ये वाली सहूलत नहीं मिलेगी। सर ये लेटेस्ट जो सवाल आया है वो ये आया है वुमेन एंटरप्राइज। जी अब सवाल पूछिए। कोई भी नहीं देगा, वो टैक्स इंसेंटिव है, वो रियायत है। वो सर कितनी खवातीन बिजनेस कर रही हैं, वो चाहते हैं ये खवातीन जो मुल्क का 50% से ज़्यादा बड़ा पोर्शन है ये भी कुछ करें, ये भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में हाथ बढ़ाएं, ये भी क्या कहते हैं बिजनेसेस करें। अब बहुत सी खवातीन अब वैसे करने लग गई हैं। लेडीज़ कपड़े का काम बहुत ज़्यादा खवातीन कर रही हैं और इसके अलावा बहुत से बिजनेसेस हैं जो खवातीन उसको हैंडल कर रही हैं। तो ये इसीलिए ही ये सारा किया गया है ताकि
एक ऐसा एनवायरनमेंट बने कि हमारे मुल्क की 50% से ज़्यादा ख़वातीन हैं तो वो भी इकॉनमी में अपना किरदार अदा करें। ठीक हो गया सर? डन हो गया सर जी। अब रह गया क्या सुन लो सर जी, अब रह गया ये सुन लीजिए ज़रा। फी फॉर टेक्निकल सर्विस रह गया, रॉयल्टी रह गया, 2 एरियाज ये हैं, और उसके बाद हमारे पास ये यूनिट 10 रह गया सिर्फ। सर जी कल है संडे, मंडे वाले दिन मैंने बाकी बैचेस में टेस्ट रख दिया और मंडे वाले दिन हम इंशाल्लाह आपकी जो कल वाली क्लास है कल ऑफ करके मैं मंडे पे ले जाता हूं। ठीक है, मंडे को आपकी क्लास कर लेंगे, कल आप भी ऑफ कर लें, और ट्यूसडे को इंशाल्लाह फिर आप चाहें तो सुबह 9 से 10 वाला ज्वाइन कर लें, या क्या कहते हैं 10 साढ़े 10 से पौने 12 वाला ज्वाइन कर लें, या अब गर्ल्स के लिए ये 2 ऑप्शन है, बॉयज़ के लिए 2:15 से 3:30 वाला भी है। आप जो मर्जी ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ अब कल की क्लास की बजाय मैंने क्लास मंडे को रखी ताकि संडे आप भी आराम से ऑफ कर लें। उसकी वजह ये कि मैंने मंडे को रखा हुआ है टेस्ट उनका चैप्टर 4 का, और ट्यूसडे वाले दिन मैंने शुरू कराना है चैप्टर नंबर 5। कल अब परसों आपका भी ये ख़त्म करवा दूंगा और फिर इंशाल्लाह आप बिल्कुल परफेक्टली मैच करके उनके साथ चैप्टर 5 शुरू करेंगे, बिल्कुल वैसे जो उन्होंने पढ़ा होगा वही आपने पढ़ा होगा। जी भाई, टेस्ट बिल्कुल होगा। आप ट्यूसडे वाले दिन आपके पास पूरा दिन होगा, अदर दिन क्लास जब मर्जी आप टेस्ट देने। मैंने मंडे वाले दिन एक क्लास और भी रखी हुई है 9 से 10 वाली, उसको भी मैंने पढ़ाना है, उनका भी टेस्ट ट्यूसडे को ही और आपका भी ट्यूसडे को ही हो जाएगा। टारगेट सिर्फ ये था कि आप लोगों को साथ लेके चलूं और किसी बैच के पास, अब तीनों बैचेज ऐसे समझ लें कि बिल्कुल आपके पैरेलल खड़े हैं, एक लेक्चर की दूरी है। और मैंने आज बाकी क्लासेस में क्या पढ़ाया भला? यूनिट 10 पढ़ाया है, ये जो अब आपका रह गया। बस आपको इजाफी क्या पढ़ा? नहीं, फी फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी, बाकी तकरीबन अब आप उसके पैरेलल आ गए। एक लेक्चर है, इंशाल्लाह संडे का दिन ऑफ कर लेते हैं, मंडे वाले दिन ये लेक्चर इसी टाइम पे ही कंडक्ट कर लेंगे और बाकी सब कुछ नॉर्मल रहेगा। ले सर, कल का दिन ऑफ कर लेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।